कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो नोड जेएस के बारे में डिस्कस किया था, है ना। और नोड जेएस के केस में मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया था कि नोड जेएस को डेवलप किसने किया था और बेसिकली नोड जेएस होता क्या है, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा और कंटेंट बाकी रह गया था हमारा इस नोड जेएस के टॉपिक में कवर अप करने के लिए, तो अपन चलते हैं यहाँ पर उस टॉपिक को कवर अप करते हैं और उसके बाद में फिर हम ये देखेंगे नोड जेएस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और उसके बाद में इसके एग्जांपल्स कैसे क्या फ्रेम होते हैं, राइट। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि व्हाट इज नोड जेएस, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में की फीचर्स ऑफ नोड जेएस इंक्लूड्स, है ना, क्या क्या की फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है कि नॉन ब्लॉकिंग आईओ है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, वीएस जावास्क्रिप्ट इंजन है, एनपीएम है, बोले तो नोड पैकेज मैनेजर, सर्वर साइड एप्लीकेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, और ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि ये जो एक नोट लिखा हुआ था हमें इसको डिस्कस करना है और बाकी की आगे की फंक्शनलिटी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है रन टाइम एनवायरनमेंट इज अ स्टेट ऑफ द टारगेट मशीन विच में इंक्लूड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एक्सेट्रा टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी प्रोसेसेस रनिंग इन द सिस्टम, है ना। मतलब अगर अपन बात करें, जैसा कि आपने देखा था कि नोड.जेएस क्या है, नोड.जेएस इज सिंपली अ रन टाइम एनवायरनमेंट, है ना। नोड.जेएस क्या है यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा था, है ना, ये लिखा है नोड.जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है ना। तो अब रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, तो रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि एक ऐसा स्टेट होता है किसका, आपके उस टारगेटेड मशीन का, जो कि क्या इंक्लूड करके रखती है अपने अंदर software libraries, environment variables, etc. to provide service to the processes running in the system। मतलब आपके सिस्टम में जो प्रोसेसेस रन कर रही है उनको ये सारी चीजें क्या करती है, प्रोवाइड करने का काम करती है या प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? ये आपका टारगेट मशीन, है ना। और वो टारगेट मशीन को अपन क्या बोलते हैं कि वो क्या प्रोवाइड करके रख रही है, यहाँ पर आपका एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके रख रही है या आपको एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रही है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा एक और नोट देके रखा है जेएस एडॉन्स, है ना, आर डायनेमिकली लिंक्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब ये एडॉन्स मतलब क्या होता है, तो एडॉन्स मतलब एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, एडॉन्स मतलब कुछ नई चीज एड ऑन करना, है ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप मैकडी गए, मैकडी में आपने कोई बर्गर ऑर्डर किया, तो वो पूछते हैं कि आपको इसके ऊपर और डबल स्लाइस चीज चाहिए या आपको कुछ और एडिशनली एड ऑन इसमें ऐड करवाना है क्या। अगर आप हाँ बोलते हो तो वो उसमें और एड ऑन उसमें हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जेएस एड-ऑन्स आर डायनेमिकली लिंक्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स written in C++ that can be loaded into Node.js using the required function। कि Node.js के अंदर require, है ना, फंक्शन की हेल्प से आप और भी एक्सप्लिसिटली चीजों को क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो कुछ नई फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि मुझे डेटाबेस से डील करना है, तो मुझे यहाँ पर डेटाबेस से डील करने के लिए मैं क्या डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, मैं MS SQL यूज कर रहा हूँ या MySQL यूज कर रहा हूँ, है ना, या MongoDB या Mongoose क्या यूज कर रहा हूँ, तो वो डिपेंड करेगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर फंक्शन की हेल्प से एड ऑन करना पड़ेगा, है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि आपको और भी कुछ फंक्शनलिटीज इसमें ऐड ऑन करना है ना, लाइक आप पोस्ट रिक्वेस्ट से डील करना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक मेथड से डील करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल ऐड करना चाहते हो, फाइल सिस्टम से डील करना चाहते हो, इवेंट से डील करना चाहते हो, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए आपको कुछ चीजें क्या करना पड़ती है, ऐड ऑन करना पड़ती है। अब जो आप ऐड ऑन करते हैं वो बोल सकते हो आप लाइब्रेरीज हो सकती है या आपके मॉड्यूल्स हो सकते हैं, है ना। कुछ कोर मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल होते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। इन सबको जो भी आप यूज करेंगे तो वो रिक्वायर फंक्शन की हेल्प से आप इनको एड ऑन मतलब ऐड कर सकते हो और इनकी फंक्शनलिटीज को आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए जेएस एड-ऑन्स आर डायनेमिकली लिंक्ड शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स written in C++ that can be loaded into Node.js using the required function, and just as if they were an ordinary Node.js module, है ना, and used just as, है ना, just as if they were an ordinary Node.js module। तो उसको आप कैसे यूज करते हो, जैसे वो ordinary Node.js के क्या देकर रखे हुए हैं, आपको मॉड्यूल देकर रखे हुए है। They are used primarily to provide an interface between JavaScript running in the Node.js, है ना। They are used primarily to provide an interface। ये interface provide करने के लिए primarily use होते हैं किसके बीच में, between JavaScript running in the Node। Node के अंदर जो JavaScript रन हो रही है इसके बीच में यहाँ पे क्या करता है, एक interface provide करने का काम करता है। Add-ons provide an interface between JavaScript and C++ libraries। C++ libraries और JavaScript के बीच में ये क्या करता है, add-on provide करता है एक interface। Node.js is not a JavaScript framework। Node.js जो है वो JavaScript का framework
नहीं है। Indeed, several authors have written excellent frameworks, especially for Node.js, including Express.js, Restify.js and Happy.js. मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जो Node.js है वो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है। यहाँ पर Node.js के लिए है ना, स्पेशली फॉर Node.js के लिए यहाँ पे ये लिखे हुए फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं, Express.js, Restify और Happy.js. It is generally used for large scale applications, है ना, development, especially for video streaming sites, single page application and other applications including PayPal, LinkedIn, Netflix, etc. मतलब जनरली ये जो आप नोड का यूज करते हो, एक्सप्रेस का यूज करते हो, रेट का यूज करते हो, इनको अपन किस में यूज करते हैं, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, बिलियंस ट्रिलियंस में आपका डेटा क्या होता है, यहाँ पर पोस्ट वगैरह क्या होते हैं जहाँ पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोले कि अब आपका इंस्टाग्राम ही हो गया, है ना, इंस्टाग्राम में कितने ही पोस्ट आते हैं, है ना, कितनी रील्स आती है, कितने ही वीडियोस आते हैं, है ना, मतलब वो सोशल नेटवर्किंग साइट बोल दो एक तरीके से, है ना। फिर आप बोल सकते हो वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स वगैरह हो गया, आपका यूट्यूब वगैरह हो गया, है ना, और भी वीडियो स्ट्रीमिंग जो साइट्स होती है आपकी वो, है ना, अदर एप्लीकेशन जैसे पेपाल हो गया, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे भी कितने ही यूजर एक्टिव रहते हैं, कितने ही पोस्ट आते हैं, है ना। नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, कितनी सारी वेब सीरीज वगैरह, कितने सारे वीडियोस वगैरह, मूवीज वगैरह, ये सारी चीजें जितनी भी रहती है। तो इन लार्ज एप्लीकेशंस के केस में आप किसका यूज करते हो, यहाँ पर आपका नोड, एक्सप्रेस, रिएक्ट और इन सारी चीजों का यूज करते हो। और वहीं इन्हीं के साथ में जो डेटाबेस रहता है वो जनरली अपन यहाँ पे नो एसक्यूएल, है ना, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बोले तो मोंगोडीबी वगैरह इनका आप यूज करते हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड, है ना, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास में ह्यूज अमाउंट में आता है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है ना, स्ट्रीमिंग साइट्स होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अपन इन साइट्स का क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। समझ में आया? मतलब इन टेक्नोलॉजीज का अपन यहाँ पर यूज करते हैं, है ना। फिर अगर अपन बात करें Node.js मेक्स यूज ऑफ, Node.js किसका यूज करता है, तो Node.js मेक यूज ऑफ इवेंट ड्रिवन एंड नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल। इवेंट ड्रिवन अपन ने ऊपर देखा था क्या, नहीं, इवेंट ड्रिवन नीचे आएगा, ठीक है। तो ये किसका यूज करता है, यहाँ पे इवेंट ड्रिवन और नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल का क्या करता है, ये यूज करता है। अब क्या और कैसे, तो अब वो देखो यहाँ पे, तो Node.js का आर्किटेक्चर आपको देकर रखा हुआ है। Node.js आर्किटेक्चर में क्या बोल के रखा हुआ है, बेसिकली Node.js is a combination of Google's V8 JavaScript engine and event loop। अब वैसे देखा जाए तो ये event loop आप लोग इससे फेमिलियर है, जब आपने JavaScript पढ़ा था तब मैंने आपको event loop के बारे में बताया था, मैसेज क्यू के बारे में बताया था, है ना। फिर उसके अलावा भी हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, है ना, जैसे हमने कॉल बैक्स वगैरह इन सारी चीजों से डील किया था, है ना। अब ये देकर क्या रखा हुआ है कि बेसिकली Node.js क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, गूगल के V8 JavaScript के इंजन का एंड इवेंट लूप, है ना, एंड अ लो लेवल आईओ एपीआई, है ना। और लो लेवल आईओ एपीआई का क्या है, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको देकर रखा हुआ है, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो यहाँ पर, तो इसके अलावा फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि below diagram denotes a simplified version of Node.js architecture. Following are the three main parts. सबसे पहला है V8 engine, Node.js binding बोले तो Node API और and an event loop। अब ये तीनों चीज है क्या, तो उसमें सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर होगी, V8 इंजन, है ना, जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है, ये आपको पता है। Node.js बाइंडिंग क्या होता है, ये अभी अपन देखेंगे, और इवेंट लूप क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता है ना, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था। उसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ देख रखा है LIB क्या होता है, बाइंडिंग क्या होता है, इवेंट क्यू क्या होता है। लेकिन उसके भी पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर डायग्राम है तो अपन पहले डायग्राम देखते हैं, उसके बाद में फिर उस थ्योरी पर अपन चलेंगे। तो ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले आपको देख रखा है कि ये एप्लीकेशन है जो भी आप क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पर इसके बीच में जो मेन बोल सकते हो कि रोल प्ले कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट प्ले कर रहा है, और वो किससे डील करेगा, आपके V8 बोले तो जावास्क्रिप्ट इंजन से डील करेगा। यहाँ पर अब ये V8 जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ये यहाँ पे किससे डील करेगा, आपके Node.js बाइंडिंग्स बोले तो नोड एपीआई, इनसे यहाँ पर डील करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके OS के ऑपरेशंस रहेंगे इंक्लूडेड, है ना। तो ये V8 इंजन इन Node.js बाइंडिंग का यूज करते हुए LIB है ना। अब LIB में आप ऐसा बोलेंगे कि ये यूनिकॉर्न वेलोसिरैप्टर लाइब्रेरी, इसको पढ़ने का तरीका होता है, LIB में आप U से स्टार्ट करते हो, यूनिकॉर्न वेलोसिरैप्टर लाइब्रेरी, जो कि असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। फिर यहाँ पे इवेंट क्यू जो है वो किससे डील करती है, आपके इवेंट लूप से।
इवेंट लूप यहाँ पे क्या करता है, हर एक इवेंट क्यू के टास्क के रिस्पेक्ट में एक वर्किंग थ्रेड को अलोकेट करता है और वो वर्किंग थ्रेड पीछे इंटरनली काम करते हैं और फिर वहां से कॉल बैक एग्जीक्यूट होते हैं, रिजल्ट मिलता है और वापस से V8 इंजन के थ्रू आपकी एप्लीकेशन पर आपको आपका आउटपुट देखने को मिल जाता है। अब अगर अपन बात करें कि ये बाइंडिंग क्या होता है, LIB UV क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, तो उसके लिए अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये LIB UV, जैसा मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, यूनिकॉर्न वेलोसिरैप्टर लाइब्रेरी इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी, है ना, ये मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी है दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन द इवेंट लूप, है ना, इवेंट लूप के ऊपर, है ना, सपोर्ट फॉर असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट बेस्ड ऑन इवेंट लूप, ये इवेंट लूप के ऊपर बेस्ड है ना, और असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करती है। और ये है क्या, बेसिकली मल्टी प्लेटफॉर्म सी लाइब्रेरी है। या आपको भी पता है कि कोई सी भी लैंग्वेज देखिए, अपन हाई लेवल पर अगर जाते हैं, जैसे नोड हो गया, एक्सप्रेस हो गया, जावा की बात कर लो, .NET की बात कर लो, है ना, तो ये सारी जो लैंग्वेजेस है इनको अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर डील करना है तो इनको C++ की लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड ही रहती है। C++ की लाइब्रेरीज एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर इन बिटवीन योर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर हाई लेवल लैंग्वेजेस। फिर बाइंडिंग की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, बाइंडिंग बेसिकली आर लाइब्रेरीज, है ना, ये बाइंडिंग क्या होती है, बेसिकली क्या होती है, लाइब्रेरीज होती है दैट बाइंड टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, है ना, जो कि क्या करती है, बाइंड करती है, किसको बाइंड करती है, टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, सो दैट कोड रिटन इन वन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन कोड रिटन इन अनदर लाइब्रेरी। मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, बाइंडिंग, बाइंडिंग मींस बाइंड, बाइंड करके रखना। अब किसको बाइंड करके रखना, तो बाइंड टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है। अब कैसे बाइंड करके रखेगी, कोड रिटन इन वन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन कोड रिटन इन अनदर लाइब्रेरी, मतलब एक लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को ये दूसरे लैंग्वेज की लाइब्रेरीज में क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, है ना, और चीजें भी प्रॉपर्ली और इफेक्टिवली क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करना है, हार्डवेयर से डील करना है, तो हो सकता है C++ की लाइब्रेरीज वो काम ज्यादा इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके एज कम्पेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो काम आप C++ से करवा लोगे, बचा हुआ काम आप जावास्क्रिप्ट, नोड.js, एक्सप्रेस.js से करवा लोगे, और यहाँ पर ये बाइंडिंग के थ्रू दोनों के कोड एक दूसरे में इंटरचेंज इंप्लीमेंट हो जाएंगे, तो चीजें प्रॉपर्ली क्या हो जाएगी, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। With the presence of bindings, you don't have to write all the code again just because they are in different language, है ना, कि अनदर लैंग्वेज में है तो वापस से लिखना पड़ेगा, तो ये ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। Another motivation for binding is that you can benefit from the advantages of different programming languages, मतलब different programming languages के advantages यहाँ पर ले सकते हैं। For example, C++ are much faster than JavaScript. It might be beneficial to write some code in C++ for performance purpose, है ना, performance purpose की को देखते हुए आप कुछ कोड यहाँ पर किसमें, C++ में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। फिर उसके अलावा एक और चीज थी आपका इवेंट लूप। तो इवेंट लूप इज व्हाट अलाउज Node.js टू परफॉर्म नॉन ब्लॉकिंग IO ऑपरेशंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, इवेंट लूप इज व्हाट अलाउज Node.js टू परफॉर्म नॉन ब्लॉकिंग IO ऑपरेशन। जो इवेंट लूप है ये अलाउ करता है आपके Node.js को कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग IO ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड, है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट माना हमने सिंगल थ्रेडेड है, बट स्टिल यहाँ पर ये नॉन ब्लॉकिंग IO ऑपरेशन परफॉर्म करने में कैपेबल है विद द हेल्प ऑफ इट्स इंटरनल वर्किंग थ्रेड्स। इवेंट लूप सिंगल थ्रेडेड की हेल्प से क्या करेगा, यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग IO तो परफॉर्म कर लेगा, है ना, कि उसने एक टास्क लिया इवेंट लूप से और लाकर उसने पीछे अपने वर्किंग थ्रेड को असाइन कर दिया, फिर ये रेडी हो गया दूसरे टास्क से डील करने के लिए। फिर यहाँ पर क्या देख रखा है, इवेंट क्यू। तो इवेंट क्यू द लूप सिंपली, है ना, द इवेंट लूप सिंपली इटरेट ओवर द इवेंट क्यू। जो इवेंट लूप होगा वो सिंपली इटरेट करेगा इवेंट क्यू को, विच इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड कॉलबैक्स ऑफ द कंप्लीटेड ऑपरेशंस, है ना। मतलब आप क्या बोलेंगे, जो इवेंट लूप है वो सिंपली क्या होगा, इटरेट होगा इवेंट क्यू पर, विच इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स, जो कि बेसिकली क्या है, लिस्ट है आपकी इवेंट्स का और कॉलबैक्स का, है ना, ऑफ कंप्लीटेड ऑपरेशंस, है ना। मतलब वो कंप्लीटेड ऑपरेशंस का क्या देके रखा हुआ है कि वहां पे टास्क होते जाएंगे, आते जाएंगे और होते जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हैं, डायग्राम मैंने अभी आपको समझा दिया। और इसके अलावा फिर क्या देख रखा है, हियर फ्रॉम एप्लीकेशन रिक्वेस्ट पासेस फ्रॉम V8 इंजन
then Node.js binding and goes to event queue. Node.js internally works with the event queue. Node.js internally किससे काम करता है, यहाँ पर आपके event queue से काम करता है। फिर उसके बाद में ये डायग्राम भी आपने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा था तो उसमें भी आपने देखा था, एप्लीकेशन वो सिंगल थ्रेडेड बोले तो इवेंट लूप के पास में जाएगा, फिर वहाँ पे वर्किंग थ्रेड असाइन होंगे, फिर वो ब्लॉकिंग ऑपरेशन होगा यहाँ पर आपका वर्किंग थ्रेड के केस में, फिर उधर से आपके पास में रिजल्ट आएगा, नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होगा और कॉल बैक के थ्रू आपकी एप्लीकेशन को आपका रिजल्ट चला जाएगा। In the above diagram, thread means thread pool, which is a collection of multiple threads. From these multiple threads, one thread deals with file system, one thread deals with network, one thread deals with the database, etc. है ना, जो कि कंसिडर होता है एज आपके वर्किंग थ्रेड। फिर आपने ये डायग्राम देखा जिसमें आपको देख के रखा हुआ है कि यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, Node.js का जो भी सर्वर रहेगा तो वो आपकी रिक्वेस्ट डील करेगी इवेंट क्यू से, इवेंट लूप आपकी इवेंट क्यू से टास्क को उठाएगा, तो यहाँ पे थ्रेड पूल रहेगा, बोले तो यहाँ पे वर्किंग थ्रेड्स आएंगे, है ना, फिर वो डील करेगा आपके डेटाबेस, फाइल सिस्टम, नेटवर्क और अदर्स, मतलब हर एक थ्रेड वहाँ पर हर एक टास्क के रिस्पेक्ट में हर एक थ्रेड असाइन हो जाएगा, उधर से जो भी ऑपरेशन कंप्लीट होगा वो वापस से कहाँ आएगा, आपके इवेंट क्यू में आएगा कंप्लीटेड ऑपरेशन, और वहां से फिर आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो देने का क्या करेंगे आप यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, दिस मेक्स इट अ राइट पिक फॉर द डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशन, है ना, मतलब ये क्या है, इट मेक्स इट अ दिस मेक्स इट अ राइट पिक फॉर द डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशन। अभी डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशन क्या होता है, तो डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन मींस व्हिच नीड्स टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, है ना, जहां पर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको प्रोसेस करना है लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, तो उस केस में आप डेटा इंटेंसिव रियल टाइम एप्लीकेशंस का यूज करते हो, और उस टाइप की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यहाँ पर Node.js आपकी एक राइट चॉइस है। Like any other programming languages, Node.js make use of Node.js भी यहाँ पे किसका यूज करती है, पैकेजेस का और मॉड्यूल्स का यूज करती है ना। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक आप बोल सकते हो जैसे जावा हो गया, जावा भी आपके पैकेजेस से डील करता है ना, C++ आपकी लाइब्रेरी से डील करता है, तो वैसे ही यहाँ पर आपका Node.js भी क्या पैकेजेस का भी यूज करता है, मॉड्यूल्स का भी क्या करता है यहाँ पर यूज करता है। These are the libraries that contain various functions and are imported from npm node package manager, है ना, into our code and utilized in the program। मतलब जैसा आपने देखा होगा C प्रोग्रामिंग की बात करें, C++ प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पर आप हेडर फाइल्स को क्या करते थे, इंक्लूड करते थे। जावा की बात करें तो वहाँ पर आप आपकी फाइल्स को, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते थे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आपके npm नोड पैकेज मैनेजर से इन पैकेजेस को, मॉड्यूल्स को लाकर अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और अपनी फंक्शनलिटी को क्या करेंगे, परफॉर्म करने का काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में आता है यहाँ पर फीचर्स, बोले तो एडवांटेजेस, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Node.js, है ना। किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ Node.js, किसी ने पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ Node.js, किसी ने आपसे पूछा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Node.js, तो आपको ये सारी चीजें बतानी रहेंगी। जिसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या देख के रखा हुआ है, ओपन सोर्स। अभी ओपन सोर्स वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसा आपने याद हो तो जब बूट स्टेप पढ़ा था, हम जब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे थे, तो वहां पर भी हमने बोला था कि बूट स्टेप इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मींस वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो Node.js is an open source. Its community is pretty much active, have contributed to add new capabilities to Node.js application, right? मतलब टाइमली यहाँ पर क्या है, इसकी कम्युनिटी इतनी एक्टिव है कि टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन होते जा रहे हैं, नए नए वर्जन आते जा रहे हैं और इसमें नई नई चीजें एड ऑन होती जा रही है। सिंपल एंड फास्ट, सिंस Node.js is built on Google Chrome, है ना, V8 JavaScript engine, its library are capable of fast code execution, है ना। ये किसके ऊपर बना है, गूगल क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के ऊपर बना है। जैसा आपको पता है कि यार गूगल क्रोम, है ना, मतलब आप जो सर्च इंजन की अगर बात करें कि आप कुछ भी सर्च करते हो तो कितनी फास्टली वो आपको सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से लाकर दे देता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कैपेबल है ऑफ फास्ट कोड एग्जीक्यूशन के लिए। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर इससे अपन जो क्रिएट करते हैं वो वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स, है ना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा से डील करने वाली साइट्स, इस टाइप की एप्लीकेशंस अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इससे बनाने का काम करते हैं। असिंक्रोनस, असिंक्रोनस मतलब आपको पता ही है। सिंक्रोनस की अगर अपन बात करें तो सिंक्रोनस मतलब क्या होगा कि जब एक टास्क कंप्लीट होगा तभी दूसरे के लिए आप एलिजिबल होंगे। बट असिंक्रोनस मतलब क्या है कि अगर आपका एक टास्क कंप्लीट नहीं भी हुआ, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर परफॉर्मिंग नेक्स्ट ऑन न्यू टास्क, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ Node.js आर asynchronous, which means that Node.js based
servers never wait for an API to send back the response and move on to the next API. मतलब ऐसा ही अगर आपने किसी API को कॉल किया है, जब तक उसका रिस्पॉन्स आएगा तब तक आप नेक्स्ट API को कॉल करके अपने फर्दर टास्क को क्या कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज सिंपली एन ओपन सोर्स, सिंपल एंड फास्ट, असिंक्रोनस। और भी इसके अगर अपन एडवांटेजेस देखें तो हाई स्केलेबिलिटी, सिंगल थ्रेडेड, नो बफरिंग। अब अगर हाई स्केलेबिलिटी की बात करें तो बिकॉज ऑफ द इवेंट मैकेनिज्म Node.js इज हाईली स्केलेबल एंड एड्स द सर्वर इन अ नॉन ब्लॉकिंग रिस्पांस, है ना। ये हाईली स्केलेबल है ना। बोलते ना कि ये एप्लीकेशन स्केलेबल है, मतलब इसको इजीली स्केल कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, फैला सकते हैं, है ना। सिंगल थ्रेडेड मतलब विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूपिंग, है ना। Node.js इज एबल टू फॉलो द सिंगल थ्रेडेड मॉडल, है ना, विद द हेल्प ऑफ इवेंट लूपिंग। इवेंट लूपिंग के हेल्प से, है ना, Node.js क्या है यहाँ पर? एबल टू फॉलो द सिंगल थ्रेडेड मॉडल, है ना। ये सिंगल थ्रेडेड मॉडल यहाँ पर फॉलो करता है। दिस लेट्स अ सिंगल प्रोग्राम टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट। एक सिंगल प्रोग्राम यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। No buffering. One of the major functionalities of Node.js application is that it never buffers any data, है ना। ये कोई भी डेटा को बफर नहीं करता है ना। अब ऐसा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ बोला हुआ है कि यहाँ पे बफरिंग नहीं होती है ना, लेकिन बफरिंग तो होती है, लेकिन उसको इतने इफिशिएंट मैनर में कंट्रोल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बफरिंग नहीं होती है। जैसे आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, while Node.js allows you work with the data streams, that is chunked data, chunked मतलब छोटे छोटे टुकड़े, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स। that does not necessarily means that Node.js never buffers data, that is up to the developers to handle। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे नो बफरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बफरिंग नहीं होती है, यहाँ पे बफरिंग होती है, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका, हैंडल करने का वे, कितनी इफिशिएंटली इफेक्टिवली उसको हैंडल करके उसको रिप्रेजेंट करना, है ना, तो इतना स्मूथली होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे बफरिंग हो रही है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स दैट, है ना, Node.js नेवर बफर्स डेटा। Node.js डेटा को बफर नहीं करता है, ऐसा नहीं है। दिस इज अप टू द डेवलपर्स टू हैंडल, ये डेवलपर्स के ऊपर होता है उस चीज को हैंडल करने का काम, ठीक है। टिपिकली स्ट्रीमिंग इज डन बाय क्रिएटिंग अ कॉलबैक, है ना। Typical streaming is done by creating a callback which receives data over a period of time, does something with that data, or handles it off to another stream. This means that the consumer of the data can get it more readily without having to wait for the entire operation to complete। यहाँ पर जो यूजर है उसने जिस डेटा के लिए रिक्वेस्ट करी है उसको इजीली या रेडिली अवेलेबल डेटा इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको वेट करना नहीं पड़ता है, और इसलिए अपन उसको बोलते हैं इट हैव नो बफरिंग। बट स्टिल बफरिंग तो होती है, सिर्फ आपके हैंडल करने का तरीका उस बफरिंग के टाइम को कम कर देता है। Buffering is actually key to working with streamable data in the sense that actual data will reside in a buffer until your callback pulls the data out of the stream to work with, है ना। मतलब बफर में डेटा होता है, कॉलबैक आपके डेटा को आगे पुल करता है, ठीक है। until your callback pulls the data out of the stream to work with, तब तक कि आपका कॉलबैक डेटा को पुल नहीं करता, है ना, उससे आगे टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। This is why Node.js has buffer classes and libraries such as stream buffers to facilitate stream data access. फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो Node.js can be easily built and deployed on various platforms like Windows, Mac and Linux। मतलब आप बोल सकते हो क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये क्या कर सकता है, यहाँ पर डील कर सकता है। अगर आपने Node.js से कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो विंडोज पे भी चल जाएगी, मैक पे भी चल जाएगी, लाइनक्स पर भी चल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर अपन इसके एडवांटेजेस की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? एडवांटेजेस ऑफ Node.js जो अभी आपने ऊपर देखा वही है, कुछ पॉइंट्स इसमें क्या, इजी स्केलेबिलिटी, इजी टू लर्न, हाई परफॉर्मेंस, फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, लार्ज कम्युनिटी, एक्सटेंडेड सपोर्ट, हाईली एक्सटेंसिबल, एडवांटेज ऑफ कैशिंग। अबाउट Node.js फाउंडेशन, अब इसमें क्या देकर रखा हुआ है, तो Node.js is used by tens of thousands of organizations in more than 200 countries and collect amazes more than 3 million active users per month. It is the runtime of choice for high performance enterprise applications, robots, API engines and mobile websites. The foundation is made up of a diverse group of companies
प्लेटिनम मेंबर्स इंक्लूड IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, पीपाल एंड रेड हैट, है ना, ये इसके प्लेटिनम मेंबर्स है। गोल्ड मेंबर्स इंक्लूड GoDaddy, सिल्वर मेंबर इंक्लूड डिजिटल ओशियन, है ना। Node.js फाउंडेशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एट द लाइनेक्स फाउंडेशन, मतलब ये सब उसके फाउंडेशन के बारे में बताया कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर Node.js को आगे बढ़ावा देने में बहुत ही हेल्पफुल है ना। इन सब के पीछे Node.js को इतना पॉपुलर करने में, Node.js को इतना हाईली एक्टिवली सर्कुलेट करना, उससे इतनी एप्लीकेशन बनाना और उसको इतनी एफिशिएंटली यूज करना, इतनी कम्युनिटी में मेंबर्स को ऐड करना, उन सब के पीछे यहाँ पर इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का भी क्या है, एक फुली सपोर्ट उसके ऊपर है। Node.js वर्सेस अदर सर्वर साइड फ्रेमवर्क, तो अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट आता है तो वो सिंपली एक पॉइंट आपका सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड से ही कोरिलेट होगा कि जो Node.js है वो सिंगल थ्रेडेड पे काम करेगा, और उसके अलावा अगर अदर कोई सर्वर साइड होगा, जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो मल्टी थ्रेडेड होती है ना। तो आप देखिए यही चीज लिखी होगी, टुडे Node.js इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इन सर्वर साइड फॉर स्मॉल, लार्ज एंड एनी साइज वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखना पड़ेगा, PHP सिंगल थ्रेडेड है वो एक बार कंफर्म करना रहेगा, है ना। PHP को तो वैसे अपन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, बट वो सिंगल थ्रेडेड पे काम करती है या नहीं करती है वो एक बार क्रॉस चेक, ठीक है। Node.js is a different from existing server side framework because it is based on asynchronous events, है ना, via JavaScript callback functionalities and uses the JavaScript as a programming language. Moreover, everything inside Node.js runs in a single thread, है ना, कि जो भी रन होता है किसमें, आपके Node.js में, है ना, वो कैसे रन होता है, एज ए सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे रन होता है। आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, देखो क्या देके रखा हुआ है, ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, ऐसे n नंबर ऑफ क्लाइंट्स है। यहाँ पर इवेंट लूप है, बोले तो ये सिंगल थ्रेडेड है ना। नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट टास्क प्रोसेस यहाँ पर होंगे, फिर ब्लॉकिंग आईओ टास्क, है ना, मतलब कैसे, जैसे भी आपने इसके पहले जो डायग्राम में देखा था कि वो इवेंट लूप था, वो यहाँ पे इवेंट थ्रू से टास्क को ले रहा था और पीछे आपका एक वर्किंग थ्रेड असाइन कर रहा था, है ना, कि अब स्पेसिफिकली वो थ्रेड वो स्पेसिफिक टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर ये देखो ब्लॉकिंग आईओ टास्क देके रखे कि ये थ्रेड 1 हो गया, थ्रेड 2 हो गया, ऐसे थ्रेड M हो गए, इंटरनल C++ थ्रेड पुल, और ये यहाँ पे किससे डील करेंगे, डेटाबेस से, फाइल सिस्टम से और अदर टास्क से डील करेंगे। While existing server-side framework like ASP.NET, JSP and PHP etc. are based on multiple threads, है ना, ये जो ये आपका PHP है ये मल्टीपल थ्रेड एनवायरनमेंट पे बेस्ड है ना। वेब सर्वर, IIS, Tomcat in multiple thread system there is a limit of maximum number of threads beyond which the throughput decreases, मतलब इसमें भी जो थ्रेड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स पे टास्क परफॉर्म होता है, लेकिन उसके बाद में फिर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स अगर लिमिट रीच कर जाती है तो फिर उसकी भी प्रॉपर फंक्शनिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट M, थ्रेड 1 से लेकर थ्रेड पुल, वेब सर्वर वगैरह देके रखा हुआ है। अब अगर ज्यादा ही n नंबर ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके क्लाइंट आ जाएंगे, उसकी लिमिट रीच हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, मल्टी थ्रेडेड वेब सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। There are following issues with multi-threaded system. Under heavy load, a multi-threaded web server consumes a large amount of memory. Large amount of memory consume करेगा. Most of the time threads wait till some IO operation finish, है ना। Most of the time जो thread होते हैं वो wait करते हैं कि कोई specific IO operation finish हो जाए. Context switching is the mechanism that enables a CPU to switch between different processes or threads in order to achieve concurrent execution in multitasking or multi-threaded environment, and scheduling increases ड्रास्टिकली विद लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स। मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब कि एक टास्क हो रहा है तो वो दूसरे पे स्विच कर जाएगा, दूसरे को परफॉर्म करेगा, फिर वो तीसरे पे पहुंच जाएगा, उसको परफॉर्म करेगा, इस टाइप से, राइट। तो ये सारी चीजें आपको क्या करके रखी हुई है, यहाँ पर देख कर रखी हुई है कि ये सारी चीजें आपको, ये इशू आपको यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड सिस्टम में देखने को मिलते हैं, है ना। और वहीं इसको ओवरकम करते हुए आपका Node.js जैसा सिंगल थ्रेडेड है तो ये इश्यूज आपको वहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेंगे। Node.js अगर अपन बात करें तो आप बोल सकते हो ये C++, पर्ल वगैरह, इसमें यहाँ पे लिखा था ना अपन ने सबसे ऊपर टॉप पे, रिटन इन C++, जावास्क्रिप्ट, पर्ल नहीं जावास्क्रिप्ट, है ना। हाँ, ना रियान दहल ने इसको डेवलप किया था 27 मई 2009 में, और किसमें लिखा हुआ है यहाँ पे C++ और जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो C++ जावास्क्रिप्ट में आपका Node.js लिखा हुआ है।
मतलब मेनली ऐसा कि आप ऐसा बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बोल सकते हो, है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे इजीली टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नई नई फंक्शनलिटीज आप अचीव कर सकते हो, तो उन सारी चीज़ों को ये सपोर्ट कर जाता है ऐसा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। तो अगर कोई पूछता है कि नोड जेएस किस में लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, सी, सी प्लस प्लस और जावा स्क्रिप्ट में, राइट। ठीक है, लैंग्वेजेस तो ऐसे बहुत सारी होती है, आपने देखा होगा, है ना। सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, पर्ल होती है ना, फिर मैटलैब होती है ना, जो बहुत ही स्मॉल टॉक होती है ना। तो ऐसे लैंग्वेजेस तो बहुत सारी होती है ना, बट हर लैंग्वेज का अपना कुछ स्पेसिफिकेशन यूसेज वगैरह होता है। ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, मेनली जो एकदम लाइट में है वो है सी, सी प्लस प्लस, है ना। आपकी बाकी की लैंग्वेजेस फिर जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, है ना, रूबी ऑन रेल्स, आर हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें थोड़े से लाइट अपना है। हाँ, पीएचपी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती थी। एक्चुअली होता ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना, उसको फुलफिल करते हुए कौन सी लैंग्वेज उसका बेस्ट चॉइस है। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि स्कोप की बात करें तो लैंग्वेज का स्कोप भी थोड़ा सा जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से वैरी करता है। जैसे अगर अपन पीएचपी की बात करें तो जैसे इंदौर रीजन की बात करें तो इधर इस रेंज में पीएचपी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ में आती है। नहीं मतलब इजी जॉब बोल सकते हो आप, है ना, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब तो जल्दी हो जाती है। अगर हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है ना, जैसे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती है ना। बट वहीं अगर अपन बात करें कि महाराष्ट्र साइड आप जाओगे तो थोड़ा डॉट नेट का क्रेज ज़्यादा है ना। बेंगलोर, पुणे इस साइड जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा जावा का क्रेज थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर ट्रेंडिंग की बात करो, जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं तो जनरली वो आपके इनिशियल, हाँ, जावास्क्रिप्ट तो आपके टॉप पर है ही सही। आप अगर सर्च करेंगे कि टॉप 10 लैंग्वेजेस वगैरह, है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसमें जावास्क्रिप्ट का नाम तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, है ना। स्टार्टिंग के टॉप 3 में तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही सही जावास्क्रिप्ट एग्जिस्ट करते हुए। और जावास्क्रिप्ट है तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट का फ्लेवर ही तो है आपका। नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट आता है, एक्सप्रेस में जावास्क्रिप्ट आती है आपके, नेक्स्ट जेएस हो गई, कॉफी जेएस हो गई आपकी, रिएक्ट जेएस हो गई आपके पास में, एंगुलर हो गया आपके पास में, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी है, डिस्कस करी है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अगर हमें यहाँ पे नोड के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, नोड में प्रोग्राम बनाना है, चलाना है, तो अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर सबसे पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के लिए आपको करना क्या रहेगा, तो अपन चलते हैं गूगल पे, सिंपल है इंस्टॉलेशन, इतना ज़्यादा कुछ हार्डली टफ या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, अपन ओपन करते हैं और यहाँ पर अगर अपन सर्च करते हैं क्या, नोड जेएस, या मैंने लिखा है डाउनलोड नोड जेएस, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है नोड जेएस दे के रखा हुआ है, नोड जेएस डाउनलोड डॉट नोड जेएस, है ना, ये सारी चीज़ें दे के रखी है। अब यहाँ पे भी देखो क्या दिख रहा है, हाउ टू इंस्टॉल नोड जेएस नोड वर्जन 22.1.0 करंट, नोड वर्जन 20.13.1 एलटीएस। तो ये एलटीएस मतलब बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, है ना। मतलब ये जो ये करंट दे के रखा है, मतलब क्या, इसमें अभी अपग्रेडेशन चल रहे हैं, है ना। हो सकता है कि जब तक ये कंफर्म होगा या कंफर्म इसका रिलीज निकलेगा, है ना, या ऐसा बोल सकते हो कि ये स्टेबल होगा, तो हो सकता है इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, है ना। मतलब ये अभी एग्जिस्टेंस में है ना। लेकिन अगर अपन बात करें ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट की, कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब ये है कि ये थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलता है ना। मतलब कि अगर आप इस पे अगर या कोई कॉर्पोरेट कंपनी अगर यहाँ पर इस पे कोई अगर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करती है, तो वो लंबे समय तक, है ना, जो भी इसका ड्यूरेशन इन्होंने देकर रखा होगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, तो वो इस स्पेसिफिक वर्जन पे भी अपने फंक्शनलिटी को आगे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो अपन आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया नोड जेएस पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से ऐसा ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है ना। और अगर अपन यहाँ पर आते हैं और ये डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, तो उस केस में भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको वर्जन्स दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे 17, 18, है ना, 18 भी आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, 19, 20, है ना, फिर 21.7.3 करंट, 22.2.0 करंट। तो आप प्रेफर लॉन्ग टर्म सपोर्ट ही करें,
है ना, ज़्यादा बेटर है। तो अपने यहाँ पर ये 20 वाले पर आते हैं, विंडोज़ है ना, और आपको किसके लिए इंस्टॉल करना है, विंडोज़ या मैक ओएस या लाइनक्स के लिए, है ना। तो आपका जनरली विंडोज़ होगी मशीन, तो आप विंडोज़ को ही सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो आप देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो एक सेकेंड, यहाँ पर डाउनलोड आपको मिल नहीं रहा है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है ना, अगर अपन इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, चलो ठीक है। यहाँ पे ये देखो, रन टाइम जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, ये यहाँ पे डाउनलोड नोड जेएस एलटीएस ये देख रखा है, डाउनलोड नोड जेएस 20.13.1 है ना। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब जब ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा तो डाउनलोड तो आपके पास में हो जाएगा, है ना। अब उसको आपको इंस्टॉल करना रहेगा। तो जो भी आपकी हिस्ट्री में जाकर इसका जो भी आपकी जो सेटअप आपका डाउनलोड हुआ है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद में आप उसको इंस्टॉल इंस्टॉल बोलिए तो नेक्स्ट 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 या कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाएंगे, है ना। और एट द एंड यहाँ पर आपके पास में आपका पूरा नोड जेएस क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है वो पूरा, बस आप एक बार जब इसको डाउनलोड करेंगे तो जो फाइल आपको डाउनलोड फोल्डर में मिलेंगी, आप उस पर डबल क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो वो या तो नेक्स्ट या फिर इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आगे नेक्स्ट या इंस्टॉल का अगर वो बोलता है तो आप उस पर क्लिक करते जाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नोड.js इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें एक चॉकलेटी का भी ऑप्शन आएगा कि वो चॉकलेटी वाला भी अगर आपको फंक्शनलिटी इसमें ऐड करना है तो वो चेकबॉक्स पे आप चेक करें, बट आप उसको चेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिना चेक करे ही आप उसको आगे बढ़ा दें, और ऐसा करते हुए आपका नोड.js यहाँ पर आपकी मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। आप इंस्टॉल करने के बाद में आप देखेंगे ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव पर, और यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे तो आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये नोड.js आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको नोड.js यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी जो नोड.js आपको देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये नोड एप्लीकेशन ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रही है। अब आप करेंगे क्या, तो आप इसका पाथ भी एक बार सेट करेंगे, है ना। पाथ सेट करने के लिए अब आप करेंगे क्या, तो ये जैसा आपको ऊपर पाथ दिख रहा है, आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, है ना। मेरे इसमें वैसे तो ऑलरेडी पाथ सेटेड है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद में आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप जाएंगे आपके प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडवांस सिस्टम सेटिंग, अब ये जो आपका डिपेंड करेगा, है ना, कि यहाँ पे 64 बिट है 32 बिट है, ये एडवांस सिस्टम सेटिंग वाला ऑप्शन आपका विंडोज 11 है विंडोज 10 है, कौन सा है ना। तो वो डिपेंड करेगा, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ पर भी मिल सकती है, या फिर इधर साइड में भी आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर आपको जहाँ पे भी मिल रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको दे के रखा हुआ है। इस इन्वायरमेंट वेरिएबल पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये स्पेसिफिक यूजर वेरिएबल यूजर के लिए है और ये पूरा सिस्टम के लिए है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में आपने एक से ज़्यादा यूजर बना के रखे हुए और सबको फंक्शनलिटी देना हो, तो फिर आप सिस्टम वेरिएबल पर जाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक उस यूजर को फंक्शनलिटी देना है तो आप इस पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पाथ दे के रखा हुआ है, इस पाथ पर आपने क्लिक किया, और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में आप उसे सेट कर देंगे, है ना। किसे, जो आपने अभी यहाँ पर देखा था नोड.js का पाथ, आप देखो मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने उसे कॉपी नहीं किया था, अपन अगर कॉपी कर कर देखिए उसे तो आप देखोगे यहाँ पे बनाते हैं वापस से। यहाँ पर मैं नो उस पर आया और प्रोग्राम फाइल्स पर आया, यहाँ पर मैं नोड.js पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पे दिस पीसी पर, यहाँ पर आकर राइट क्लिक किया, शो मोर ऑप्शंस, है ना, या फिर वो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिला ही था, आपने इस पर क्लिक किया, एडवांस सिस्टम सेटिंग पर आपने क्लिक किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल पर आपने क्लिक किया, पाथ पर आपने क्लिक किया,
आप देखेंगे आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर उसको पेस्ट किया। अब देखो यही चीज़ आपको ऊपर फर्स्ट लाइन में देखने को मिल रही है, सी प्रोग्राम फाइल्स नोड जेएस, मतलब मेरे इसमें ये ऑलरेडी था, है ना। तो मैं वापस से इसको नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर इसको रखकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप देखें यहाँ पर इस पाथ में, तो इस पाथ में कहीं पर है, हाँ, तो इस पाथ में भी मैंने इसको क्या करके रखा हुआ है, सेट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पर भी सेट करके अगर चलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर ओके ओके करके आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। मेरे पास में ऑलरेडी सेटेड था इसलिए मैंने कैंसिल किया है। आप बाकी ओके ओके करके आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस आया है कि भी नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे तो आपने विंडोज प्लस आर को प्रेस किया, अब यहाँ पर लिखेंगे CMD। CMD लिखने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पर ओपन हुआ है, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नोड, ठीक है। और नोड के बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस वर्जन। आपने एंटर किया, है ना। अभी देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है बैड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है नोड -v। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, वर्जन 20.11.1। ठीक है। अगर अपन यहाँ पे माइनस माइनस भी करते हैं तो माइनस माइनस वर्जन लिखते हैं तो भी आ जाएगा, है ना। मतलब नोड -v करके भी आ जाएगा, नोड माइनस माइनस वर्जन कर कर भी आ जाएगा, राइट। अब एक चीज इसमें ये ध्यान रखना कि आपने एक टर्मिनोलॉजी इसमें सुनी होगी NPM, है ना, नोड पैकेज मैनेजर। तो जब आप नोड को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ में आपके पास में NPM भी आ जाता है। तो आप अगर देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे भी आपने यहाँ पर ये नोड का वर्जन देखा, वैसे अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे लिखा है NPM। तो अब NPM का भी वर्जन यहाँ पर आएगा, तो देखो इसका वर्जन कितना दे के रखा है, 10.2.4। अब ये 20.11.1 में 20 क्या है, 11 क्या है, 1 क्या है, या 10 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, ये भी क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो आपने क्या देखिए, यहाँ पर इसके वर्जन्स देखिए, ये चेक करने के लिए, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट या सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और आपके इसमें नोड और NPM आया कि नहीं आया, है ना। आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे तो NPM ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब फिर अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो हमें अब यहाँ पर इसके प्रोग्राम्स बनाना है, इसके प्रोग्राम्स हमें चला कर देखना है। तो अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है अपन VS कोड पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं आता हूँ यहाँ पर ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के बाद में यहाँ पर अपन न्यू फोल्डर करते हैं। मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा यहाँ पर बेसिक प्रोग्राम्स, राइट। अपन बेसिक प्रोग्राम्स पर आए, मैंने करा सिलेक्ट फोल्डर, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद में अपन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, राइट। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो जैसा आपको दिख रहा है ये मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पर, ये 2 बेसिक प्रोग्राम्स नाम से। अब इसके अंदर अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं, और फाइल का नाम मैंने क्या रखा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे node1, है ना, या मैंने लिखा है यहाँ पर demo1.js। अब यहाँ पर जो मैं एक्सटेंशन रखूंगा वो क्या रखूंगा, यहाँ पर .js का, राइट। अब .js एक्सटेंशन मैंने रखा, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है कंसोल, ठीक है, डॉट मैंने लिखा है यहाँ पर लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वेलकम टू Node.js। मैंने इसे सेव किया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस टिल्ड का साइन प्रेस किया, आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में ये VS कोड का आपका टर्मिनल ओपन हुआ है ना। और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली लिखा है नोड, और नोड के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर demo1.js। मैंने करा एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल गया है, वेलकम टू Node.js। अब ये जो नोड आपने लिखा हुआ है ना, तो ये नोड क्या है, आपकी एक कमांड हो गई। अब ये जो कमांड हो गई, तो आप जो ये कमांड लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, अपन लिखते हैं CD, है ना, और फिर अपन कोई फोल्डर का नाम, डायरेक्टरी का नाम, चेंज डायरेक्टरी, CD बोले तो चेंज डायरेक्टरी, और अपन उसके आगे कुछ नाम लिखते हैं, है ना, फोल्डर वगैरह का। तो ये जो आप कमांड लिखते हैं, ये भी बेसिकली होते तो आपके प्रोग्राम्स ही है, इनके पीछे भी कोड लिखे हुए होते हैं, है ना। बस फर्क इतना है कि जब आप वो कमांड वहां पर लिखकर चलाते हैं, तो उसके पीछे उसकी .exe फाइल क्या होती है, रन होती है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे जो नोट दे के रखा हुआ है, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप प्रोग्राम फाइल्स पर आए, आपने यहाँ पर देखा ये जो आपका Node.js दे के रखा हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये है वो नोड,
ये क्या है, वो एप्लीकेशन है ना। इसका आप देखोगे यहाँ पे .exe फाइल होगी, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करके रखा हुआ है ना। लेकिन ये भी क्या है, आपका एक प्रोग्राम ही है ना। ये आपकी एक कमांड है, बोलो तो एक प्रोग्राम ही है ना, जो कि वहाँ पर आपकी फंक्शनलिटी को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है ना। और अब आपने वहाँ नोड लिखा तो वो कैसे कंसिडर कर रहा है कि वहाँ लिखा हुआ नोड, ये लिखा हुआ नोड है। तो ये आपने ये जो ऊपर जो पाथ आया था इसका, तो इसको आपने उधर इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट किया है ना, कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से उस स्पेसिफिक कमांड को हिट करते हो तो आपका सिस्टम उस कमांड को कहाँ से लाकर देगा, उसके लिए आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसका पाथ सेट किया। मैं पाथ सेट नहीं करोगे तो वो दिक्कत ही देगा। npm या node is not recognized as an internal or external path, इस टाइप से, है ना, वो आपको एरर दे देगा, है ना। वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये लिखने पर उसको करना क्या है, क्योंकि उसका डेफिनेशन पार्ट तो आपने बताया ही नहीं ना कि नोड लिखा है, तो वो नोड को उठाकर कहाँ से लेकर आएगा। तो वो बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ सेट करना पड़ेगा, राइट। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि आपने सिंपली यहाँ पे console.log लिखा, वेलकम टू Node.js लिखा, आप इसके टर्मिनल पर आए, नोड लिखा, नोड के बाद में आपने demo1.js करा और आपको क्या मिल जाएगा, वेलकम टू Node.js। क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर आया और मैंने इसी स्पेसिफिक पाथ पर मैंने क्या ओपन कर लिया, अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा है नोड, मैंने लिखा है यहाँ पे demo1.js, है ना। मैंने ऐसा लिखा, मैंने एंटर करा, तो यहाँ पर भी मेरे को ऐसा देखने को मिल जाएगा। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चलाना चाहते हो तो आप उस स्पेसिफिक पाथ पे जाके नोड demo1.js ऐसा लिख के चलाएंगे तो आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। और अगर आपको VS कोड के ही टर्मिनल पे चलाना है तो आप ऐसा भी चला सकते हो। ये बताने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं ना कि आप हर बार आपके कोड को VS कोड पर ही चलाओ। आप बोले कि सर मैंने अगर नोटपैड पे लिख लिया, आप मेरे को चलाना है तो कैसे चलाऊं, क्योंकि वहाँ पे तो टर्मिनल होता ही नहीं है। तो उस केस में तो फिर आपको सिस्टम का ही कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ेगा, तो उस केस में आप इसका यूज कर लोगे। और VS कोड यूज कर रहे हो तो उसका टर्मिनल है, तो आप वहाँ पर उसका यूज कर लो या फिर आप इसका यूज कर लो। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा अपन अब इसमें और भी प्रोग्राम्स देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे एडवांस टॉपिक जैसे ऑलरेडी बता दिए थे, है ना, आपको उससे फेमिलियर करवा दिया था। तो उन्हीं में एक जो आपका थोड़ा सा जब एडवांस लेवल के कोड्स आगे बढ़ने लगे थे तब उसमें आपने एक प्रोटोटाइप का कंसेप्ट देखा था, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं उसी प्रोटोटाइप को लेकर अगर यहाँ पर कुछ एग्जांपल बनाना चाहूँ तो कैसे क्या बनाएंगे अपन, तो चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसे सेव एज करता हूँ। और सेव एज करने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर demo2। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अपन आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा क्या, फंक्शन। अब अगर आपको प्रोटोटाइप बनाना है तो आपको यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ना। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो अब आपने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, EMPLOYER एम्प्लॉयर, या आपने लिख लिया है एम्प्लॉय। आप यहाँ पर आ गए। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली अभी जो मैंने लिखा है क्या, फंक्शन एम्प्लॉय। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है न्यू, और न्यू के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर एम्प्लॉय। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर अपन बात करें कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता क्या, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये एक सिंपल एज अ फंक्शन कंसिडर होता, ये एज अ सिंपल फंक्शन कंसिडर होता। बट अगर आप यहाँ पर ऐसा न्यू लिख देते हो तो वो जो सिंपल फंक्शन है वो थोड़ा सा और मॉडिफाइड हो जाता है, और वो आप उसको एज अ प्रोटोटाइप बोलना चालू कर देते हो। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि आपने ऐसा तो लिखा है, अब ऐसा लिखने पर होगा क्या, तो ऐसा लिखने पर अब ये होगा कि आपका कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर आ जाएगा तो आप करना क्या चाहते हो, है ना। या अगर मैंने बोला कि ठीक है मैंने ये इतना ही लिखा, अब इसको मेरे को चलाना है, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, नोट demo2.js, मैंने एंटर किया, कुछ मिला क्या, नहीं। मैं वापस से यहाँ आ गया, मैंने बोला अब इसके अंदर मुझे इस एम्प्लॉय का क्या करना है, यहाँ पे नाम और एज और सैलरी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ नेम,
तो क्या लिख सकते हैं क्या, मैंने लिखा यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, है ना। अब आपने अगर ऐसा कुछ करा है, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने चलाने की कोशिश करी तो देखो कुछ आउटपुट तो मिला ही नहीं, और यहाँ पर ये आपको ऐसा कट करा हुआ भी दिख रहा है, मतलब कुछ इफेक्ट नहीं हुआ इसमें, है ना। अब एक चीज तो ये कि इफेक्ट इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि आपने कुछ प्रिंट भी तो नहीं करवाया। आप अगर बोलोगे सर मेरे को उसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए आप डायरेक्टली कंसोल लिख सकते हो क्या। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के बारे में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या नेम, और मैं यहाँ पर आकर लिख दूँ नेम, तो क्या ये चलेगा क्या। अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो चल जाता ना। आप देखिए अगर यहाँ पर ये आपने सिर्फ ऐसा लिखा है ना, कि आपने यहाँ पर एम्प्लॉय को कॉल किया, तो देखो ये नॉर्मल फंक्शन में भी चल रहा है क्या। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, तो देखो ये ऐसा तो चल गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे न्यू लिखा, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने एंटर किया, तो अब देखो ये अभी भी चल गया, हाँ या ना। अब लेकिन ये चल तो गया है, लेकिन अब इसमें एक चीज ये बताओ कि क्या वो जो नेम है ना, वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बाइंड हुआ है क्या। कहाँ पे, नहीं दोनों ही केस में चला ना, नॉर्मल फंक्शन में भी चल गया, इसमें भी चल गया है। लेकिन अगर अपन बात करें कि यहाँ पे जो नेम लिखा है और वो जो नेम है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से एज अ बाइंड नहीं हुआ है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से बाइंड नहीं हुआ है ना। अब क्या और कैसे, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो डिस्प्ले में मैंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे क्या फंक्शन, और फंक्शन के केस में अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर आए और यहाँ का मैंने क्या लिख लिया है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है नेम, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या नेम, राइट। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली लिख लिया है यहाँ पर कॉन्स, मैंने लिखा obj इक्वल्स टू, और अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा obj डॉट, और अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ पर डिस्प्ले, मैंने ऐसा कुछ लिखा। देखते हैं अब यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सही भी है या गलत। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे रन करने की कोशिश की, तो अब देखो obj डिस्प्ले इज नॉट अ फंक्शन, मतलब कि यहाँ पर ये जो obj आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उससे ये जो डिस्प्ले आपने लिखा है वो बाइंड ही नहीं हुआ है। वही चीज तो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर वो नेम उस ऑब्जेक्ट से बाइंड ही नहीं हुआ है, वो तो फंक्शन की कॉलिंग हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है तो उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बाइंड नहीं हुआ। तो मेरे को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बाइंड करना है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा दिस डॉट डिस्प्ले। अब मैंने अगर ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया, है ना, अभी ये देखो यहाँ पे एरर थी, टाइप एरर obj डिस्प्ले इज नॉट अ फंक्शन। मैं यहाँ पर आया, मैंने इस स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने फिर से रन करने की कोशिश करी, तो अब देखो यहाँ पर क्या मिला मेरे को मिल गया यहाँ पर नेम एंड्रू एंडरसन, नेम एंड्रू एंडरसन। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो यहाँ पर आपने इस डिस्प्ले को तो बाइंड कर दिया है ना, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो नेम है ना, वो सिर्फ नेम है, फंक्शन के अंदर है, इसलिए वो प्रिंट तो हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। कहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करवाते थे तब, हाँ वो दिक्कत देता था, है ना। और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो ये सही अप्रोच नहीं है, या आप अगर डायरेक्टली नेम लिख के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो सही अप्रोच नहीं है, चल जरूर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेसिफिक टेस्ट केस में आपको रेस्ट्रिक्ट कर ही देगा। अब जैसे अपन यहाँ पर आए, है ना, मैं यहाँ पर आकर मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, और यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा obj डॉट नेम। मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं इसको रन करते हैं, देखो अनडिफाइंड आया। अब अगर अपन यहाँ पर एक काम ऐसा करते हैं क्या कि अब मैं यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा दिस डॉट नेम। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर दिस डॉट नेम, है ना, और मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे दिस डॉट नेम, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करी। समझ में आया। कहने का मतलब सिंपल से ये है कि अगर आप
बिना उसके चलाते हो तो वो प्रिंट तो कर रहा था लेकिन वो ऑब्जेक्ट से बाइंड नहीं हुआ था। अब लेकिन आप देखो यहाँ पे जब आपने चलाया obj.name तो उस केस में वो वहाँ पर अनडिफाइंड दिख गया, लेकिन जब आपने this डॉट लिखा तो वो ऑब्जेक्ट से बाइंड हुआ और उसके बाद में यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, आपको प्रॉपर्ली वो नाम प्रिंट करके देने का काम कर दिया। हाँ वो सब this के साथ में ही आपको लिखना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अगर आप इसको बाहर लिखना चाहते हैं या आप मेथड बनाना ही भूल गए तो फिर आप उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप लिखेंगे emtlo एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट डिस्प्ले, ठीक है। और अब उसके बाद में आप इसको सेव करोगे, आप यहाँ पर आओगे, स्क्रीन को क्लियर करोगे, आप इसको रन करोगे, आपको ऐसा मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से ऐसा एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। बाकी फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन अपने नेक्स्ट सेशन में।